नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है स्टडी क्यूआर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में और इसके अंतर्गत हम जानेंगे ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपवाह किसे कहते हैं। दोस्तों, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से होने वाले जल प्रवाह को हम अपवाह कहते हैं। यानी किसी रीजन में कोई जल भरा हुआ है और वहाँ से अगर कोई धारा निकल जाए या कोई नदी निकल जाए तो उसके द्वारा यह जल किसी दूसरे रीजन में पहुँचा दिया जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे अपवाह। जैसे कि फॉर एग्जांपल गंगा नदी हमारे हिमालय क्षेत्रों से जल को लेकर और बंगाल की खाड़ी में छोड़ देती है। तो ये हुआ हमारा अपवाह, यानी निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। और इसी तरह अगर किसी रीजन में कई प्रकार की मतलब एक से अधिक अपवाह बन जाए, जैसे एक यहाँ से और कुछ एक यहाँ से, कुछ इस तरह दोस्तों। जैसे कि ये अगर कहीं पर पानी भरा हुआ है, यहाँ से अगर ये एक अफवाह यहाँ से निकली, एक वाहिका यहाँ से, एक नदी या सरता कुछ भी कह सकते हैं, अगर ये यहाँ से निकली तो इस तरह से एक पूरा क्या बन गया, संपूर्ण जाल, यानी वाहिकाओं का यह संपूर्ण जाल बन गया, जिसे हम बोलते हैं अपवाह प्रणाली। तो ये थी हमारी अपवाह और अपवाह प्रणाली, यानी कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम अपवाह कहते हैं और इन वाहिकाओं का संपूर्ण जाल अपवाह प्रणाली कहलाता है। और हमारी जो अपवाह प्रणाली है वह दो प्रकार की होती है। दोस्तों, इसके प्रकार को जानने से पहले हम कुछ शब्दों को देखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जो हमारी अपवाह प्रणाली होती है वह निम्न कारकों निम्न कारक हैं जो इसके निर्माण में या इसको जो प्रभावित करते हैं। वह है समय, दूसरा है उच्चावाच, पहला है समय, दूसरा है उच्चावाच और तीसरा है दोस्तों वहाँ पे जो चट्टानें किस प्रकार की पाई जाती हैं और इसके अतिरिक्त किसी क्षेत्र में ढाल कैसी है। तो वैसे ये सभी रीज़न है जिनसे किसी क्षेत्र में अपवाह का निर्माण होता है या ये अपवाह को प्रभावित करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे हम कुछ शब्दों को देखेंगे, जिनमें हमारा पहला शब्द है वह है रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन। दोस्तों, किसी नदी के द्वारा, कोई नदी है यानी कि मान लो ये हमारी सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियों द्वारा जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, इन सभी के द्वारा इन सभी का जो गिरा हुआ क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं अपवाह द्रोणी या रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन। यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा मिलकर एक क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, यानी कि ये पूरा रीजन आप देखोगे तो यह सिंधु नदी का रीजन होगा, जिसे हम बोलते हैं सिंधु ड्रेनेज सिस्टम। इसे ही हम बोलते हैं रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन। इसके बाद दोस्तों एक शब्द और आता है, वह आता है हमारा कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया दोस्तों कुछ नहीं, सिंपल शब्दों में किसी नदी को मतलब पानी कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उस वह रीजन जहाँ से किसी नदी को पानी प्राप्त होता है उस रीजन को हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। यानी अगर यह कोई रीजन है, जैसे मान लो ये हिमालय रीजन है और यहाँ पे ग्लेशियर और पर्वतीय वर्षा और कुछ झीलों के द्वारा गंगा नदी को पानी प्रदान किया जाता है और फिर यह गंगा नदी यहाँ से पानी को लेकर आगे बंगाल की खाड़ी में जाकर डिपॉजिट कर देती है। तो वह रीजन जहाँ से यह गंगा नदी को पानी प्राप्त हो रहा है उस रीजन को हम बोलेंगे गंगा नदी का कैचमेंट एरिया। यानी सिंपल शब्दों में नदी जिस क्षेत्र से अपना जल प्राप्त करती है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। इसके साथ ही अगर नदी को बहते हुए कई जगह जैसे बाढ़ वगैरह आ गई तो वहाँ से भी ये पानी प्राप्त हो जाता है। तो यानी वह संपूर्ण रीजन जहाँ से किसी नदी को पानी प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। दोस्तों, इसके बाद एक और शब्द है, वह है वाटर शेड या जल विभाजक। दोस्तों कुछ नहीं, जैसे अगर हमारी दो रिवर बेसिन है, यानी ये मतलब कोई रिवर बेसिन है और एक रिवर बेसिन ये है, इन दोनों को जो बीच वाला रीजन है ये जो अलग कर रहा है, इस रीजन को ही हम बोलते हैं दोस्तों, या इस भाग को बोलते हैं हम जल विभाजक या वाटर शेड। यानी दो रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन को अलग करने वाला भाग या सीमा, उसको बोलते हैं हम वाटर शेड या जल विभाजक। और जल विभाजक पर कुछ ऊंचे ऊंचे रीजन होते हैं, यानी उसकी चोटी वगैरह जैसे हिमालय वगैरह की नहीं होती, उसी तरह जल विभाजक पे स्थित ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम बोलते हैं
डिवाइड लाइन या जल विभाजक रेखा। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि अपवाह हमारे कितने प्रकार के होते हैं। अपवाह प्रणाली हमारी दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक होती है क्रमबद्ध यानी सीक्वेंट, और दूसरी होती है अक्रमबद्ध यानी इनसीक्वेंट। क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध में अंतर सिर्फ ढाल का होता है दोस्तों। अगर कोई नदी ढाल का अनुसरण करते हुए बह रही है तो उसके जो अपवाह प्रणाली होगी उसे हम बोलेंगे क्रमबद्ध या सीक्वेंट। और वहीं अगर कोई नदी अपनी ढाल का अनुसरण ना करते हुए, मतलब वह ढाल का अनुसरण नहीं कर रही है और आगे बह रही है, तो उसे हम बोलेंगे अक्रमबद्ध यानी इनसीक्वेंट अपवाह प्रणाली। यानी वह नदी जो ढाल का अनुसरण करते हुए बह रही है उसे हम बोलेंगे क्रमबद्ध अपवाह प्रणाली, और वह नदी जो ढाल का अनुसरण ना करते हुए बह रही है उसे हम बोलेंगे अक्रमबद्ध या इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अक्रमबद्ध या इनसीक्वेंट अपवाह प्रणाली है वह दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं हम पूर्ववर्ती या एंटीसीडेंट अपवाह प्रणाली, और दूसरी होती है सुपर इम्पोज्ड या अध्यारोपित अपवाह प्रणाली। इसके बाद दोस्तों हमारी जो क्रमबद्ध अपवाह प्रणाली होती है वह चार प्रकार की होती है। इसमें पहला है वह है अनुवर्ती, दूसरी परवर्ती, और तीसरी है प्रति अनुवर्ती, और जो हमारी अंतिम है वह है नवा अनुवर्ती, यानी कॉन्सीक्वेंट, सबसीक्वेंट, ऑब्सीक्वेंट और रीसीक्वेंट। इनको हम एक एक से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों एंटीसीडेंट या सुपर इम्पोज्ड अपवाह प्रणाली क्या है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये दोनों अक्रमबद्ध के अंतर्गत आती हैं, एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड, यानी ये ढाल का अनुसरण नहीं करेंगे। सपोज़ करो कोई मतलब रीजन है और वहाँ पे नदी बह रही है काफ़ी लंबे समय से, और इसके बीच में जैसे कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में और पृथ्वी के ऊपर वायबल और अंतर्जात बल कार्य करते हैं। इनसे अगर यह भाग उठ जाए यानी इसमें फॉल्ट बन जाए कुछ इस तरह, तो यह इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। लेकिन फिर भी यह नदी इन फॉल्ट को तोड़ते हुए इनके बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बहती रहती है। यानी वह नदियाँ जो फोल्डिंग माउंटेन के बीच से होकर भी बहती हैं और अपना जो मार्ग है, जो उनका आरंभ में मार्ग था, उसका ही अनुसरण करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली। इसके बाद दोस्तों एक और है हमारा सुपर इम्पोज्ड अपवाह प्रणाली। जैसे दोस्तों कोई मतलब नदी बह रही है, उसकी जो ऊपरी संरचना है उसके अनुसार वह बह रही है, और उसकी जो आंतरिक संरचना है जैसे कि चट्टानें होती हैं, तो इसकी आंतरिक संरचना मान लो कि यह ऊपरी पे इस पर सॉफ्ट रॉक है और अंदर इसके हार्ड रॉक है। लेकिन आगे समय के साथ इसकी जो ऊपरी परत है उसका क्षरण हो जाता है और फिर हमारी हार्ड रॉक आ जाती है। तो यानी कुछ ढाल कुछ इस तरह बन जाती है दोस्तों। यह हमारी मतलब हार्ड रॉक, और ये जो सॉफ्ट रॉक रीजन वाला था इसका क्षरण हो गया। तो ढाल कुछ ऐसी बननी चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो नदियाँ हैं वे अपना मार्ग चेंज नहीं करती और ये इस तरह बहती रहती हैं। यानी इनका जो प्रारंभ में मार्ग था उसको ही वह फॉलो करती हैं, चाहे उसके आंतरिक भाग का क्षरण हो जाए और फिर भले ही सॉफ्ट या हार्ड रॉक आ जाए, लेकिन ये अपना मार्ग चेंज नहीं करती। यानी ये अध्यारोपित हैं, यानी ये हार्ड रॉक के ऊपर अपने जो प्रारंभिक मार्ग था उसके अनुसार ही बह रही हैं। तो इसको बोलते हैं हम अध्यारोपित ड्रेनेज सिस्टम या सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। अगर दोस्तों हम एग्जाम्पल की बात करें कि एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम किन नदियों में पाया जाता है और सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम किन नदियों में पाया जाता है, तो हमारा हमारा जो उत्तरी भाग में पाई जाने वाली नदियाँ जैसे गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, यानी जो हमारी हिमालयी नदियाँ हैं वह सभी कौन सी हैं, वह एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है इनमें, यानी पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली। और वहीं हमारी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये जो सभी नदियाँ हैं वह अध्यारोपित ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। यानी प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सा देखने को मिलता है, अध्यारोपित ड्रेनेज सिस्टम। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि क्रमबद्ध या सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों वह नदियाँ जो ढाल का अनुसरण करते हुए बहती हैं उसको हम बोलते हैं सीक्वेंट या क्रमबद्ध अपवाह प्रणाली,
और ये 4 प्रकार की होती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अनुवर्ती, दूसरा परवर्ती, तीसरा है प्रति अनुवर्ती और अंतिम है हमारी नवा अनुवर्ती। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुवर्ती या कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, अगर कोई नदी ढाल के अनुसार, जैसे कि अगर हम गंगा नदी को देखें और हिमालयी भाग से अगर वह बहते हुए आती हैं तो वहाँ पे क्या है, ढाल होती है, और हमारे जो उत्तरी भाग के मैदान वहाँ पे ढाल कम होती है। तो इसलिए अगर वह ढालों से मतलब हिमालय से गंगा नदी का आना उत्तरी मैदानों की ओर, वह किसका उदाहरण है दोस्तों, वह है हमारा कॉन्सिक्वेंट रिवर का। और इसके अतिरिक्त आप मतलब हमारे प्रायद्वीपीय भारत में देख सकते हैं, यानी जो नर्मदा नदी है या तापी नदी है, इनकी अगर जो ढाल है वह पूर्वी भाग में अधिक है और पश्चिमी भाग में कम है। तो इसलिए यह इनका जो फ्लो है वह ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा आता है, वह है हमारा परवर्ती या सबसीक्वेंट रिवर, यानी वह सहायक नदियाँ जो अपनी मुख्य नदी से 90 डिग्री के कोण पे मिलती हैं। यानी कि ये हमारी अगर गंगा नदी बह रही है तो इसको अगर आपने देखा होगा तो हमारी जो यमुना नदी आके मिलती है, कुछ इस तरह आप मान सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सबसीक्वेंट यानी परवर्ती सरताएँ, यानी सहायक नदियाँ अपनी मुख्य नदी से 90 डिग्री के कोण पे मिलती हैं, उसे हम बोलते हैं सबसीक्वेंट अपवाह प्रणाली। इसके एग्जाम्पल आपने समझाई आप यमुना नदी। और इसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा आता है वह आता है हमारा प्रति अनुवर्ती, यानी अगर कोई नदी बह रही है, जैसे कि मान लो ये गंगा नदी बह रही है और अगर उसकी कोई सहायक नदी या कोई अन्य नदी इसके विपरीत दिशा में बहे, यानी कुछ ढाल है वह कुछ इधर से इस तरफ की ओर कम हो और इधर ज़्यादा ढाल हो और इधर कम ढाल हो, तो ये नदी ऐसे बहेगी। यानी ये अगर कोई नदी किसी दूसरी नदी के विपरीत दिशा में बह रही है तो उसे हम बोलेंगे प्रति अनुवर्ती या ऑब्सीक्वेंट रिवर। यह क्यों हुआ, क्योंकि यह जो हमारी जो ढाल थी वह इस वाले भाग पे ज़्यादा थी और इस वाले भाग पे कम थी, इसलिए इसने जो निर्माण किया वह बना ऑब्सीक्वेंट रिवर। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं सनकोसी रिवर, जो कि नेपाल से होते हुए गंगा नदी में मिलती है। तो ये कुछ इस तरह मिलती है कि जैसे ये हमारी गंगा नदी आ रही है तो जो सनकोसी रिवर है वह इस तरह आते हुए मिलती है गंगा नदी से। तो ये किसका एग्जांपल हुआ दोस्तों, प्रति अनुवर्ती या ऑब्सीक्वेंट रिवर का। इसके बाद दोस्तों एक और हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है सीक्वेंट में, वह है नवा अनुवर्ती या रिसीक्वेंट रिवर, यानी कि दोस्तों वे नदियाँ जो किसी दूसरी नदी के समानांतर बहती हैं उसे हम बोलते हैं दोस्तों नवा अनुवर्ती या रिसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि अगर ये हमारी कृष्णा नदी है और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो मतलब यहीं पे कृष्णा और कावेरी जो दोनों नदियाँ भी एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और फिर आगे जाके अपने बंगाल की खाड़ी में अपने पानी का डिपोजिशन कर देती हैं। इसके ऐसे ही कुछ इस तरह अगर हम यमुना नदी को देखें तो वह भी कुछ इस तरह ही मिलती है। यानी कि ये हमारी गंगा नदी बह रही है और यमुना नदी अगर ऐसे दिखे तो यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करें तो ये बन गया इसका नवानुवर्ती रूप, और यहीं अगर ये आके जाके मिल गई तो ये इसका बन गया सबसीक्वेंट रूप। यानी मतलब एक नदी अब है नवानुवर्ती भी हो सकती है और सबसीक्वेंट भी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यमुना नदी। तो ये थे दोस्तों हमारी अपवाह प्रणाली और उसके प्रकार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।